ज्योतिष क्या है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमें जानना चाहिए जी। कि हम क्या कोशिश करें कि हम बेसिक्स या उसके कहेंगे कि यथार्थ एग्जैक्टली क्या है। हवा में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और उसका परिवर्तित रूप जल है, पानी है, H2O, वो परिवर्तित रूप है उसका। तो ये बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है हमें जानना कि ऊर्जाएं क्या है यथार्थ में, एग्जैक्टली, परफेक्टली, क्लैरिटी के साथ। अगर हम जान लेंगे इन चीजों को तो हम उन चीजों को बैलेंस करने में हमारे को आसानी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आचार्य योगेश जी हैं, जिनसे हमने आज बात की है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, नहीं ज्योतिष के बारे में। एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष क्या चीज़ है वो चीज़ हम जानेंगे सर से। एस्ट्रोलॉजी किस चीज़ का ज्ञान है, प्लैनेट क्या होते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, जैसे हम प्लैनेट के ग्रहों की बात करते हैं तो किस ग्रह का क्या इम्पैक्ट रहता है वो चीज़ की बात की हमने, और नक्षत्र क्या होते हैं, रंग कितने ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और जो सोमवार है, मंगलवार है, इसमें कौन से कलर पहनना चाहिए, इस बारे में बात हुई। तो आप इस पूरे पॉडकास्ट को देखें और योगेश जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कुंडली के लिए, या फिर आपने अपने ज्योतिष के बारे में कुछ जानना हो तो आप बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आचार्य योगेश जी हैं, जिन्होंने अपना रिसर्च पर एक स्पेसिफिक योग के ऊपर किया है। तो आज इनसे जानेंगे कि योगा क्या है जो हम समझते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है, या फिर आयुर्वेदा जो हम अलग अलग दोस्तों सोचते हैं, या फिर ज्योतिष क्या है, क्योंकि हमारे लिए अलग अलग नाम है जो हमको आज 24वीं सदी में अलग अलग नाम है पता, लेकिन एक ही चीज़ है। सर कहते हैं कि एक ही है, एक ही एनर्जीज हैं, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो सर से हम आज पूरा जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर आप थोड़ा सा बताएं कि क्या है, कैसे है। अब ज्योतिष के बारे में अगर मैं शुरुआत करूं तो ज्योतिष क्या है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमें जानना चाहिए जी कि हम क्या कोशिश करें कि हम बेसिक्स या उसके कहेंगे कि यथार्थ एग्जैक्टली क्या है। ये बहुत जरूरी है हमें जानना, क्योंकि हम उसमें लिप्त हैं, हम वो कर रहे हैं। कभी शायद इतनी क्लैरिटी से नहीं जानते कि असल में यथार्थ में क्या है वो। तो हम लेते हैं ज्योतिष। हमने सुना है शब्द। ज्योतिष दो शब्दों से बना है, ज्योति और ईशा। ज्योति प्रकाश, उसका रेफरेंस लिया है ज्ञान से, क्योंकि प्रकाश है तो हम जानकारी रखते हैं क्या चीज क्या है। अगर प्रकाश नहीं है तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो महर्षि पराशरी ने यह शब्द दिया है ज्योतिष, और उनका ये विचार या उनकी ये समझ थी कि अगर हमें ज्ञान हो, रोशनी हो, प्रकाश हो चीजों का, किस चीजों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ईशा, ईशा शब्द ऋग्वेद में सबसे पहले आया, और ईशा का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति। या हम उसको कहते हैं जहां से हम सब बने हैं, ईश्वर, तो ईश वहीं से निकला है। वर्ह मीन्स सोर्स, उस ऊर्जा का। तो ज्योतिष का मतलब हो गया ऊर्जाओं का ज्ञान। दैट्स सो सिंपल। ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, परफेक्टली अगर आपने समझना है किसी बात को, तो ज्योतिष का मतलब है ऊर्जाओं का ज्ञान। कौन सी ऊर्जाएं जो मेरे अंदर है, कौन सी ऊर्जाएं जो सृष्टि में है। हम जो बने हैं उन्हीं ऊर्जाओं से बने हैं जो सृष्टि में है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, और ये सौर मंडल, और ये ग्रह, नक्षत्र, इन्हीं से हम बने हैं। परिवर्तित रूप में वो ऊर्जाएं हमारे अंदर है। जैसे कि लोहा है, वो हमारे अंदर, खून, वो डिफरेंट रूप में है। जैसे हवा में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और उसका परिवर्तित रूप जल है, पानी है, H2O, वो परिवर्तित रूप है उसका, सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरह से ये सारी ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर, सूर्य की किरणें, कहीं पे जाके वो कहते हैं कि उसको फोटोन्स होते हैं जो मासलेस पार्टिकल्स हैं जिसका, लेकिन वो पार्टिकल इतना पावरफुल है, इतना शक्तिमान है कि वही पौधे के अंदर जाके उसकी जो क्लोरोफिल है उसको एक्टिवेट करता है। और दुनिया में, सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं, कृत्रिम कहेंगे, आर्टिफिशियल कहेंगे, या नेचुरली कहेंगे, नहीं है। वो सूर्य की किरणों में है, और फोटोसिंथेसिस होता है, और वहीं कहीं जज्ब हो जाती है, उसी में मिश्रण हो जाता है, कहीं उसका रंग, कहीं उसका रूप, कहीं उसकी सुगंध, कहीं उसका टेस्ट, जो पौधे के अंदर बना है उसमें सूर्य की किरण, और वही हम ग्रहण कर रहे हैं। हम भी सूर्य की किरणें कहीं परिवर्तित रूप में ग्रहण कर ली, तो हम वही एक प्रोग्राम्ड है जो सृष्टि के अंदर ऊर्जाओं का है। और उन ऊर्जाओं को अगर हम जाने तो उसका शास्त्र जो लिखा गया है उसको कहते हैं ज्योतिष। जो अभी आपने एनर्जीज की बात की, तो एनर्जीज कितना की इम्पैक्ट रहता है, जैसे अंदर की एनर्जीज और बाहर की एनर्जीज की बात की, कि हमें पता करना हो कि
हमारा ऑरा की बात आती है, एनर्जी की बात आती है, तो कैसा क्या होता है, अलग अलग एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे फूड अलग एनर्जी है, या फिर अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो वो क्या क्या होती है एनर्जी? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बेसिक केमिस्ट्री कह देते हैं, तत्व ज्ञान। जी, केमिस्ट्री क्या है? तत्व ज्ञान। और फिजिक्स क्या है? उस तत्व की ऊर्जा। स्टडी ऑफ एनर्जी इज बेसिकली फिजिक्स, और स्टडी ऑफ तत्व थिंग्स इज केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो जितने भी तत्व हैं, जितनी भी चीजें क्रिएट हुई हैं सृष्टि के अंदर, वनस्पति हैं या हवा, पानी, जल, जो भी हम देखते हैं, ये जो तत्व हैं इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं, जो अणु जो है, वो एक तरह से क्या कहते हैं, अपनी ऊर्जा के संचार में चल रही हैं, राइट? दे मूविंग इन सर्टेन पैटर्न, राइट? वो जो पैटर्न है वो निर्धारित कर रहा है, विज्ञान कहता है कि वो निर्धारित करता है कि वो वस्तु ऐसी क्यों दिखती है हमें, वो गैस क्यों है, वो ठोस क्यों है, या वो तरल पदार्थ क्यों है, वो लिक्विड क्यों है। अब हम कोई भी चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके कारण वो वस्तु ऐसी बनी है, डेफिनेटली उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो उसको बना रहा है। yes. उसकी मूवमेंट उसको बना रही। तो हर वस्तु, हर थिंग जो क्रिएट हुई है सृष्टि के अंदर, वो भिन्न है, और उसकी एक ऊर्जा है, उसका एक प्रभाव है, और उसके अंदर हम कह सकते हैं कि अद्भुत चीज है कि वो अपने कितने गुणों को लेके, हम उस चर्चा करेंगे अगर आप करेंगे तो, कि उसके गुण क्या हैं, उसके भाव क्या है, वो अलग अलग भाव में हमें दिखती हैं, महसूस होती हैं। और हमारी जो चेतना है, चित्त है, वो भी कहीं से बना है, और वो चेतना पे भी प्रभाव है उसका। पूरी दुनिया आज इस देख में इसमें लगी हुई है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है दुनिया के अंदर। फिजिस्ट्स हैं या केमिस्ट्स हैं या क्वांटम मैकेनिक्स में, एवरीबॉडी, दुनिया के लोग चेतना के पीछे पड़े हुए हैं कि कहाँ से बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, ये कहाँ से क्रिएट हुई थी चेतना। तो वो भी उस ऊर्जा के कारण ही बनी है जो हमने बाहर से ग्रहण की है, जो हमारे अंदर हैं, और वो परिवर्तित रूप में हैं, वैसी नहीं है लेकिन है वही, सभी वही हैं, ये पंचभूत से हम बने हैं। तो उनका प्रभाव डेफिनेटली होगा और भिन्न होगा। अभी मैं एक बात कहूँ कि जैसे ज्योतिष में एनर्जीज की बात कर रहे हैं, हाँ जी, आज हम रिसर्च कर रहे हैं कि मंगल इतने दूर था, इसमें ये एनर्जीज थी, लेकिन हमारे ज्योतिषियों को पता था, उन्होंने लिख दिया। तो क्या उन्हें एनर्जीज का कैसे पता था वो चीज, या कैसे उन्हें कैलकुलेशन, या फिर वो थोड़ा सा ज्ञान उन्हें कैसा था? वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा है कि आपकी जितनी भी बुद्धि की क्षमता है उतना आप देख पाते हैं। अगर आप देख पाते हैं सॉरी, कि आप देख पाते हैं यहाँ से कुछ दूरी तक, और आपने आविष्कार कर लिया दूरबीन का, फिर उसे टेलीस्कोप का या कुछ ऐसा, और आप थोड़ा आगे तक देख पाते हैं, आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कितना आप देख पाते हैं। हमारे जो ऋषि थे वो एक अद्भुत क्या कह सकते हैं, हाँ, रिसर्च स्कॉलर्स कह लीजिए उनको, साइंटिस्ट कह लीजिए उनको, अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने आज से 10 या 20,000 साल पहले कुछ चीजें ऐसी मालूम कर ली थी कि बड़ा ही अमेजिंग लगता है, बहुत अचंभा होता है हमें कि हुआ कैसे, क्योंकि उसके प्रमाण शायद हमारे पास ना हो आज की डेट में, लेकिन वो एक ऐसी चीजें स्टिक परफेक्ट निकाली, उन्होंने निकाली आज से 10,000 साल पहले। कैसे निकाली, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं आजकल दुनिया के अंदर, हम भी करेंगे चर्चा इसके ऊपर अगर हम चाहेंगे तो, कि कैसे उन्होंने निकाली, ये बातें थोड़ी अंदर की बात हो जाएगी। लेकिन यह है कि उन्होंने ये मालूम किया कि मंगल का रंग लाल होता है। हमारे कहने का मतलब है कि ये सृष्टि के अंदर हमारी जो धरती जिसमें हम रह रहे हैं, इस धरती पे किन किन ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने उन ऊर्जाओं को देखने की कोशिश की, यहाँ तक कि जो हमारे दृष्टि में नहीं दिखाई देता, शुक्र ग्रह कैसा है नहीं दिखाई देता, बुध कैसे, उन्होंने उसको भी देख पाए, हमारे सौर मंडल को देख पाए, और सौर मंडल से भी थोड़ा सा दूर चले गए नक्षत्र हैं, वो भी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, उनको भी देखा और उन्होंने उनका प्रभाव भी देखा और उनको एनालाइज किया कि यही चीजें हमारे तक आ रही हैं और इनको हमें जानना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, रेलेवेंट है। ये रेलेवेंट इसलिए क्योंकि ये मेरी कंस्ट्रक्शन जो मैं बना हूं, जो मैं प्रोग्राम्ड हुआ हूं, उसके पार्ट में आती हैं वो बात। और कुछ चीजें उन्होंने रेफरेंस में कह दी समझने के लिए इंसान को, वो चीजें वैसी ही ना हो बेशक। जैसे कभी उन्होंने कह दिया कि उसमें वो केकड़े की तरह है, वो घोड़े की तरह है, वो चूहे की तरह है, या उसने योनि, हाँ, सांकेतिक थे, इन रेफरेंस थे, तो उन्होंने वो चीजें ली क्योंकि ऊर्जाओं को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन। प्लैनेट की अगर बात करूं, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, तो उनका कुछ ना कुछ भाव हो, कुछ मतलब, ऑफ कोर्स, तो वो थोड़ा सा बताएं क्या। हाँ, वो ऐसा है
कि हमने देखा है जैसे कोई चीज होती है, हम कहते हैं कि देखिए वो कितना साफ है दूध की तरह। शायद दूध तो नहीं है वो इंसान, हम कहते हैं साफ है दूध की तरह, हमने उसका संकेत लिया। अब वो मंगल लाल है, गर्म है, मंगल के अंदर एक ऊर्जा का मंगल है, वो उसने उसका वो लिया। अब हर चीज तो वो नहीं है जो वो कह रहा है। हम कहते हैं शुक्र है, शुक्र प्रेम का स्वामी। अगर आप शुक्र ग्रह को देखेंगे तो बड़ा नीरस है, उसमें कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है शुक्र ग्रह के ऊपर अगर हम जाके देखेंगे। पर हम कहते हैं कि विमेन आर फ्रॉम वीनस, दे ब्यूटीफुल, बट मे बी और मे नॉट बी, वी डोंट नो। पर उसको एक रेफरेंस पॉइंट, सांकेतिक पॉइंट से हम देखते हैं। और शुक्र का एक प्रभाव हमारे जीवन के अंदर जो उन्होंने उसको निकाला है, तो उसमें हम समझ में आती है बात कि जब वो शुक्र की दृष्टि है, शुक्र की मूवमेंट, जो गोचर जिसको हम कहते हैं, ट्रांजिट में जब वो चलते हैं, उनका ऐसा ऐसा प्रभाव जीवन में देखा गया है। जैसे चंद्र का प्रभाव होता है जब ज्वार भाटा होती है, जैसे पूर्णमासी होती है तो उस समय एक ज्वार भाटा होता है, तो चंद्र का एक प्रभाव है। और हमारी चेतना साइकोलॉजी पे भी है, वो उन्होंने नोट करना शुरू किया कि जो टाइमलाइन थी, जो कैलेंडर जैसे होता है, उसको पंचांग कहते हैं, हम चर्चा करेंगे, उसके अंदर इन ग्रहों का क्या क्या हमारे जीवन के ऊपर, हमारी साइकोलॉजी पे, हमारे सोच के ऊपर, हमारे भावनाओं के ऊपर फर्क पड़ता है। और वो उन्होंने सटीक रूप से उन चीजों को देखा और लिखा। अभी 1 से 9 तक आप बता देंगे ग्रहों का? हाँ, अगर हम एक एक लाइन लें, आज की शुरुआत कर रहे हैं, एक एक लाइन लेते हैं। सूर्य जो होता है वो हमारे शब्द, जो सूर्य है आदित्य, वो शब्द जो है, एक ही चीज को हम कहेंगे कि हमारे अस्तित्व कहेंगे, या हमारे व्यक्तित्व को कहेंगे, या हमारी जो पर्सनालिटी को कहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो, हम उसमें स्वाभिमान भी ले लेते हैं, स्वाभिमान, या हम कहेंगे अहम आकार, अहंकार, अहंकार नहीं, अहंकार एक शब्द है, एक अहम आकार है। अहम मतलब मैं और मेरा आकार। ये सूर्य का एक, समझ लीजिए, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, सूर्य का एक मेन एरिया ऑफ है। उसके बाकी भी हैं, लेकिन एक एक लाइन ले रहे हैं। चंद्र ले रहे हैं हम। चंद्र हमारा भावना, हमारे जो बहता है पानी की तरह, तो पानी भी लेते हैं चंद्र को। हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस, ममता, माँ की ममता, तो माँ से भी उसका रेफरेंस लेते हैं या संकेत है उसका, चंद्र का। फिर हम ले लेते हैं उसके आगे ग्रह मंगल। मंगल एक ऐसा ऊर्जा है जो हम कहते हैं हमारे अंदर एक जोश, हमारे अंदर एक पराक्रम भाव, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर गट्स। वो क्या है बेसिकली, क्योंकि वो बड़ा गर्म है, तो हम कभी रेफर करते हैं ना, गर्म में गुस्सा है, जोश में, हाँ जोश में वो कितना, तो वो गर्मी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर हम जोश की बात करेंगे, अगर हम आवेश की बात करेंगे, या अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, तो कुछ ठंडे वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम कूल वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो सौर मंडल में मंगल जो है, उसकी गर्मी के बारे में हम जानते हैं कि मार्स इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, और वहां पे तो उसकी परिक्रमा में उसकी जो क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक, अगर उसमें कोई चीज आती है तो वो बर्न हो जाती है, तो वो मंगल है। उसके बाद हम ले लेते हैं बुध ग्रह। बुध जो है हमारे जो शरीर के, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, न्यूरॉन्स जो है वो है हमारे बुध। और उनका जो काम है, उनका काम है वाणी, उनका काम है संचालन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वो बुध है हमारी साइकोलॉजी की बात। और हमारा जो तर्क, जो हमारा लॉजिक है, सेंस ऑफ लॉजिक, सेंस ऑफ प्रैक्टिकल, एनालिटिकल एबिलिटी हम कहेंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहेंगे, वो बुध है। उसके बाद हम लेते हैं बृहस्पति, जुपिटर। तो बृहस्पति जो है वो ये है कि हम जो बाहर से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो बुध हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, लॉजिक बताते हैं, जो भी है, जब हम उस जानकारी को हमारे अंदर, अपने जीवन के अंदर हम उसको प्रैक्टिस करें, उसको महसूस करें, उस बात को अपना लें, हमारे ध्येय के अंदर चले जाएं, उसको हम कहते हैं ज्ञान। और एक चीज और पैदा होती है, विवेक। वो बृहस्पति होते हैं, हमारा ज्ञान और हमारा विवेक। और अगर हम बात करेंगे उस ज्ञान और विवेक से हम क्या करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिसको हमारे शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, धर्म। वही धर्म है, अच्छा करना। अच्छा हम तब कर पाएंगे अगर हमें ज्ञान होगा, अच्छा हम तब कर पाएंगे जब हमें विवेक होगा। विवेक कहते हैं कि जब हम सही समय पे सही तरह से सही काम को कर पाए, टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम इन अ राइट वे, दैट इज विवेक, दैट इज विजडम। तो वो विजडम, वो जो विवेक है और जो ज्ञान है और जो धर्म है, वो बृहस्पति हैं, जुपिटर हो गए। उसके बाद हम लेते हैं शनि। शनि जो है हमारे जीवन के अंदर सबसे सुंदर ऊर्जा का नाम अगर कोई हो सकता है, वो है शनि जी। वो इसलिए
क्योंकि शनि जो है वो नियम है, वो सिस्टम है, वो संविधान है, वो कानून है। अगर हम कहेंगे कि ये लॉज नहीं होते तो क्या होता, ग्रेविटेशनल या नेचर के जो लॉज बने हैं ये सब शनि है। अगर ये धरती जो है 24 घंटे लेती है अपनी दूरी पे रिवॉल्व करने में, वो शनि है। अगर वो रोटेट करने में 365 दिन ले रही है, वो शनि है। अगर पत्ते का स्ट्रक्चर जो इतना ही होना चाहिए था, वो शनि है। इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ये शनि है। शनि का मतलब है जो स्ट्रक्चर कर रहा है, जो नियमित कर रहा है, जो सिस्टमैटिक कर रहा है, उसको हम शनि कहते हैं। इसीलिए शनि, अगर ज्योतिष में हम जाते हैं तो तुला राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, सर्वोच्च हो जाते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है, जबकि वो सुंदरता की राशि है। सुंदरता की राशि में शनि का क्या काम, क्योंकि शनि ही सुंदरता है, क्योंकि वो एक आयाम में लेके आते हैं। अगर कोई चीज आयाम में ना हो तो हम उसको देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। अगर हम पहाड़ की बनावट देखें, पेड़ पौधों की बनावट देखें, पत्थर की बनावट देखें, बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन देखने में सुंदर लगती है, क्योंकि वही शनि है। शनि इज द वन जो स्ट्रक्चर करता है। शनि हो गया। अगर हम लेते हैं शुक्र, हमें पहले लेना चाहिए था शुक्र। अच्छा, देखिए, शुक्र वो है जिसके कारण जीवन में आनंद है, मजा है, एंटरटेनमेंट है। और वो एंटरटेनमेंट अगर हम लेते हैं तो जो बीज एंटरटेनमेंट है उसके साथ क्या जुड़ा होता है, सुंदरता, आराम, लग्जरी, मजा, जिसमें आप मजा आ रहा है, आप जिसमें आपको आ रहा है। अगर वो प्रेम में भी मजा आता है, वो रोमांस में भी मजा आता है, वो इंटीमेट में भी मजा आता है, और आपकी पेंटिंग में मजा आता है, गायकी में मजा आता है, डिजाइनिंग में मजा आता है, आर्ट फॉर्म्स, ये सब कुछ है आपके शुक्र देवता जी। लेकिन शुक्र देवता जी का जो ये सुंदरता है, इसके पीछे शनि जी का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसको हम कहते हैं परिश्रम, साधना करनी, ध्यान करनी, तो वो भी शनि होते हैं। उसके बिना हम बन नहीं पाते हैं वो अच्छे गायक या अच्छे सुंदर, जो भी कलाकृति हम क्या कह सकते हैं, एक कलाकार का जो मेन जीवन का हिस्सा होता है, वो श्रम जो करता है, उसके लिए तप जो करता है, वो शनि होते हैं। तो वही सुंदर बनाते हैं। अगर शनि बनेंगे, शनि वो शिल्पकार है। anyway, तो ये शुक्र हो गया आपके। उसके बाद हम ले लेते हैं राहु और केतु, दो इंपॉर्टेंट ग्रह। अगर आप कोई ध्यान में है जो हमने मिस कर दिया हो, नहीं, राहु और केतु एक एक दो लाइनों में हम समझाते हैं। राहु और केतु जो है, यही हमारा एक्चुअली जीवन का यथार्थ है, हम समझ लें। इनको हम ये कह सकते हैं कि हायर इंटेलिजेंस है। अगर हमारे 7 चक्र हैं जो ऊर्जा से भरे पड़े हैं, 8वां चक्र राहु है और 9वां चक्र केतु है। केतु शुरुआत है, केतु बिगिनिंग है हमारी जीवन की। जो हम पैदा हुए, जो हम लेके आए, जो भी हम बने, जहां से हम शुरू हुए। और केतु के जो हर एक ग्रह के एक ईश्वर होते हैं, तो केतु के ईश्वर होते हैं गणेश जी। इसलिए हम श्री गणेश सबसे पहले कहते हैं। श्री गणेश का मतलब शुरुआत करना। केतु हमारे जीवन की शुरुआत है। व्हाट वी आर टुडे इज बिकॉज ऑफ व्हाट द सीड ऑफ केतु इज। तो केतु जो है वो ऊर्जा है जो हमारे जीवन की सबसे पावरफुल जो बीज है, वो बीज का नाम केतु है। उसको हमें समझना लॉजिकली थोड़ा टेढ़ी बात होती है, क्योंकि ये आपको ध्यान में समझ में आती हैं बातें, क्योंकि बुद्धि के लॉजिक में नहीं है, और क्योंकि हमारे माइंड से ऊपर है। ये 8वां और 9वां है। और राहु होता है हमारे जीवन का लक्ष्य, क्योंकि ये इंद्रियां होती हैं हमारी। राहु इज आवर इंद्रियां। हाँ, एक बात हम और भी कहते हैं कि जो मूल धारा है हमारे 7 चक्रों में, मूल जो है वो केतु होते हैं। और हमारी जो इंद्रियां हैं, मूल से हम बने हैं, और हमारी जो लास्ट जो चीज बनती है हमारे जीवन के अंदर, मनुष्य के अंदर, वो उसकी इंद्रियों का परिपूरित होना, या उसका बन जाना उस रूप में, पूर्ण रूप में। जैसे हम बोलते हैं कि अब ये एडल्ट हो गया है, तो मतलब इंद्रिय एक है जो लास्ट में बच गई थी, उसका भी पूरा होना, तो इंद्रिय सबसे लास्ट में परिपूरित होती है। हमारे बाल आ जाते हैं, बाकी सब चीजें हो जाती हैं, हड्डियां बन जाती हैं, दिल बन जाता है, स्किन बन जाती है, लेकिन इंद्रियों का जो विकास है सबसे आखिरी में आता है। और इंद्रियां ही हमारे जीवन के अंदर हमारे गोल को निर्धारित करती हैं। तो लक्ष्य राहु होते हैं, जीवन का उद्देश्य राहु है। आज अगर सिस्टम में हम कुछ देख पा रहे हैं, जो कुछ भी बना है दुनिया में, लोगों की जो एस्पायरेशंस होती हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये जो चाहते हैं, ये राहु है। राहु आपके जीवन के अंदर लक्ष्य है, गोल है। अगर वो मनुष्य ये नहीं होते गोल और लक्ष्य, तो शायद हम बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ या आम जीवन जो है किसी गांव में या किसी व्यवस्था में, आज हमारे पास गाड़ी है या मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, ये सारी जो ये प्रेरणा का कारक राहु होता है। राहु होता है वो आपके जीवन के अंदर मोटिवेटर, कि जो आपको ललायित करता है उस चीज को पाने के लिए।
नहीं, मार्गदर्शन नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे ललाहित ऊर्जा, एक एनर्जी आपके अंदर की जो अपने को करना है तो करना है, करना है तो करना। वो आपके लिए जो मार्गदर्शक तो बृहस्पति हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जो ज्ञान हो सकता है, या बुध आपकी नॉलेज होती है, लेकिन राहु इज द एक्चुअल फोर्स बिहाइंड दैट। जो आपकी ललाहियत होती है, उस चीज को पाने की इच्छा जो चाहिए आपको जीवन में, वो राहु है। इंद्रियां सुख, हम क्यों इतना जीवन में जो जिसके कारण हमारी सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं जीवन के अंदर, कि अगर हमारी वो, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं इस बात को कि हे अर्जुन, तुम्हारी इंद्रियां घोड़े समान है, बहुत शक्तिशाली है, कहाँ ले जाएंगे अगर तुमने उनको पकड़ के नहीं रखा। तो बहुत शक्ति होती है इसमें, राहु ये होते हैं। तो हम कभी डरते हैं, राहु ये हो जाए, केतु से डरते हैं, अगर हमको थोड़ा थोड़ा जान लें बेसिक बातें, तो हमारी जीवन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क एक चीज और आती है कि ट्रांजिट की बात आती है, प्लैनेट की बात आती है, नक्षत्र की बात आती है। तो 27 नक्षत्र, हाँ जी, तो कितना व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रहता है या कैसा रहता है, अगर किसी नक्षत्र का हो या किसी प्लैनेट का हो, तो वो चीज कैसे वो प्रभाव रहता है? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि जो ये ग्रह हैं ये हमारे अपने ही, जैसे समझ लीजिए कि अगर हम एक वो व्हील बनाते हैं, चक्कर बनाते हैं, उसकी 9 स्पोक्स हैं, लेकिन वो व्हील इंपॉर्टेंट है, उसको चलना। अगर वो व्हील नहीं चलेगा, और उसकी वो स्पोक्स नहीं होंगी, और उसकी वो बार्स नहीं होगी बीच के अंदर। ये 9 ग्रह हमारे जीवन की वो हैं, हमारी साइकोलॉजी, हमारा शरीर है। असल में ऊर्जा जो है हमारे जीवन की, वो 3 स्थान पे होती है। एक को हम कहते हैं स्थूल शरीर, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, जो हम देख पाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है, शेप है, कलर है। एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर हमें दिखता नहीं, जैसे हम माइक्रोस्कोप में कोई चीज जाके देखनी पड़ेगी हमें, तो वो माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है, लेकिन हम उसको शब्द दिया है उन्होंने, हमारे महर्षि ने। सूक्ष्म शरीर, वो हमारी चेतना होती है, हमारे विचार, हमारी साइकोलॉजी है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो ऊर्जाएं स्थूल शरीर में होती हैं, सूक्ष्म शरीर में होती है, और तीसरा शरीर होता है परा शरीर। परा शरीर होता है हमारा ऑरा, हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा होता है। वो ऑरा पर, उसमें भी वो तीनों हमारी जो 9 ग्रह ऊर्जा हम जिसकी बात कर रहे हैं, उनका एक प्रभाव है, उनका एक भाव है, उनका एक फ्लो है, और उस फ्लो का एक प्रभाव है, उसको हम परा शरीर कहते हैं। उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये योगदान है हमारे जीवन को जो हम जी रहे हैं। इन 3 जगह में हमारी वो होती है। और ये जैसे हमने पहले कहा आपको, जो ग्रह और ये नक्षत्र जो हैं, अब वो उन्होंने हमारे जीवन के अंदर जो हम बने हैं, उसमें उनका योगदान है। क्योंकि इस एनवायरनमेंट जो हमारी हम देखते हैं, धरती का एनवायरनमेंट, उसमें सम्मिलित है वो चीजें। यही हमारे ऋषियों ने मालूम किया था कि कहाँ तक उनका प्रभाव पड़ रहा है और किन किन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो नक्षत्र और ये ग्रह हैं, उन्होंने एज ए रेफरेंस पॉइंट, संकेतिक पॉइंट से, कि उनकी तरह, इस तरह से, तो वो बताने के लिए उन्होंने उनके नाम ऐसे रख दिए, जिसको बाहर के विदेश के जब यहाँ पे पढ़ने आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो विश्वविद्यालय थे वो प्रसिद्ध थे पूरी दुनिया के अंदर। जैसे आज की डेट में हम बोलेंगे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं या बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटीज में हमारे लोग पढ़ने जाते हैं हायर सब्जेक्ट्स को। जैसे हम कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका में या यूएस में पढ़ने जा रहे हैं। उस जमाने में वो यहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि ज्योतिष या ये सब चीज़ें जो थी बाहर विकसित नहीं थी, हिंदुस्तान में विकसित थी। हमारे यहाँ नालंदा थी या तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी या सूर्य यूनिवर्सिटीज, तो ये यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आते थे। तो जब वो पढ़ के यहाँ से बाहर गए, अब हमारे यहाँ संकेतिक या रेफरेंस पॉइंट से कह दिया था कि वो मंगल, शनि, राहु, केतु, लेकिन वो बात कर रहे थे ऊर्जाओं की जो मनुष्य के अंदर है, पर उन्होंने संकेतिक रूप में उनके नाम दिए थे। और उनको लेके जब वो बाहर पढ़ाने जा रहे थे, तो उनका जो सिस्टम था उनमें उनको इतना एलैबोरेटली नहीं बता पाए। तो उन्होंने कहा था कि हम बात कर रहे हैं तुम्हारा राहु की, तुम्हारे चंद्र की, तुम्हारे बुध की, तुम्हारे। तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ होती है? उन्होंने कहा ये तो तारे हैं आकाश में। तो तारों को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, उसकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और उसके ज्ञान को लॉजी कहते हैं, कि उसको ज्ञान को लेना। तो उन्होंने कहते हैं एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी, तो इसलिए शब्द आया एस्ट्रोलॉजी। और हमारे जो देश है वो काफ़ी समय तक गुलाम रहा है। मुसलमान थे, मुगल राजा थे, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए। तो हमारी जो एजुकेशन की जो पद्धति थी, जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, को तोड़ा गया था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था उसको तोड़ना, क्योंकि वो हमारी शक्ति थी बहुत बड़ी। हमारी यूनिवर्सिटीज को तोड़ो, हमारे जो सिस्टम्स थे उनको तोड़ो। हमारे गुरुकुल सिस्टम था, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था हमारे एजुकेशन का यहाँ पे, उसको तोड़ दिया उन्होंने। आज की डेट में भी आप देखेंगे कि हमारे स्कूल में, हमारे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे पीटी टीचर होते हैं और इसकी सैलरी भी होती है। हमारे योगा टीचर्स नहीं है। जबकि आप जाएंगे आज की डेट में तो बहुत अच्छा लगता है, सुन के और समझ के अच्छा लगता है कि सरकारी स्कूलों में, यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में सरकारी स्कूलों में योगा टीचर है, उसकी सैलरी सरकार दे रही है। तो थोड़ी सी हमें समझनी बातें कि हमारी ये क्यों इतनी ज़्यादा हमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम एक गुलाम रहे थे काफ़ी तक, और हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको तोड़ा गया था।
तो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी का शब्द का जो इस्तेमाल होता है उस कारण से हो रहा है, क्योंकि हमारी वो इम्पैक्ट है उनका। ज्योतिष में क्या क्या चीज है? ज्योतिष ही है बेसिकली, सेम थिंग। वो बातें तो दोनों सेम ही है, लेकिन हम उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं कहेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है इंसान कि हम तारों की बात कर रहे हैं। और हम हमारे यहाँ पे समझ में, हमारी साइकोलॉजी में एक आता है कि हमारे तारे क्या कर रहे हैं, हमारे तारे क्या कर रहे हैं। हम जो बातें करते हैं यही बातें करते हैं, ओहो मेरा शनि कहाँ है, मेरा राहु कहाँ है, मेरा वो है, मेरे राहु ने ये कर दिया, मेरे शनि ने ये कर दिया। वो थोड़ा सा हमारा एक भ्रम कहेंगे कि इनकम्प्लीट नॉलेज है, या हम कहेंगे उसको कि आधी सी नॉलेज, आधा ज्ञान के बीच में हम चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास पूरी चीज नहीं है तो हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में कई चीजें जो हम करते हैं शायद हम प्रॉपर ना कर रहे हो। जैसे योगा हम समझते नहीं, लेकिन ये भी ज्योतिष में है। तो ज्योतिष में इसका क्या है? पहले हम योगा शब्द को समझ लें ना। योग होता है जोड़ना, लेकिन क्या हमने जोड़ना है किसी चीज को? किसको जोड़ना है हमने? हाँ, हमने जोड़ना है किसी चीज को। क्या जोड़ना है हमने? हम योगा सिस्टम्स क्यों लिखे गए? हमारे यहाँ कहते हैं कि 1600 योगिक सिस्टम्स थे, जो आज की डेट में हमारे पास उसका रिकॉर्ड पूरा नहीं है, तो हमारे पास कोई अराउंड 600 हैं। और 60 कुछ ऐसे योगा सिस्टम है जो बहुत लोगों ने प्रचलित करवा दिए। हमारे यहाँ पे काफ़ी धर्म गुरु हुए हैं या ऐसे योगी हुए हैं। हमारे नाम है महेश योगी जी हैं, या औरबिंदो जी हैं, या ऐसे बहुत हैं। आज की डेट में हम देखेंगे मॉडर्न में सदगुरु जी हैं। तो उन्होंने उन कुछ योगा सिस्टम्स को आगे बढ़ाया है, या उनसे हमने लाभ लेना, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो योगा सिस्टम्स का मतलब क्या है पहले हम जान लें। योगा का हमें करना क्यों जरूरी है और योगा क्यों लिखा गया था ये शब्द? जोड़ने का मतलब क्या है? योगा का बेसिकली मतलब है कि जो ऊर्जाओं से हम बने हैं दे आर द सेम, वो सेम है। जो बाहर ऊर्जाएं वो हमारे अंदर है, सेम है हमारी प्रोग्रामिंग। लेकिन उसमें एक चीज ऐड होती है, वो ऐड होती है हमारे कर्म। वो हमारी एक मनुष्य की प्रकृति के अंदर या ईश्वर की क्रिएशन के अंदर एक ऐसा है कि वो एक थोड़ा सा भिन्न है। अब पेड़ के कर्म नहीं होते हैं लेकिन एक जीव के कर्म होते हैं जैसे हम हैं, और उन कर्मानुसार वो हमारी ऊर्जाओं का थोड़ा बहुत तालमेल या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। किसी का मंगल ज्यादा हो गया, किसी का शनि कम हो गया, किसी का राहु इधर हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, या हम बोलते हैं कुंडली दोष या ग्रह दोष, वो बातें ये हैं कि उन ऊर्जाओं का एज इट इज नहीं होना, या उस लेवल पे नहीं होना जिस लेवल पे होनी चाहिए। हमारे वेदों में, शास्त्र में एक ही बात बताई गई है कि स्वर्ग और नरक क्या है। स्वर्ग और नरक तब होता है कि जब उन ऊर्जाओं का बैलेंस ना हो, या हम उसके कहेंगे इकोसिस्टम बिगड़ जाए। जब इकोसिस्टम बिगड़ता है प्रकृति के अंदर, हम देखते हैं तो वो नरक बनता है, और अगर इकोसिस्टम आ गया तो वो स्वर्ग बन जाता है। तो इसको बनाने को योग कहते हैं। योग का मतलब सिंपल है कि आपने अपनी ऊर्जाओं को उनके साथ सम करना है, उनके साथ जोड़ना है। कि अगर मान लो कोई ऊर्जा का प्रभाव एक तरह से चल रहा है और आपकी ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा ऐसे चल रहा है, तो उसके साथ जोड़ो, क्योंकि इसी से तुम बने हो। अगर किसी ऊर्जा का बहाव नीचे को जा रहा है, अगर आप तुम्हारी ऊर्जा का भाव ऊपर जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए था, आपने उसको सम करना है। क्योंकि अगर आप सम नहीं करते हैं तो नरक सा लगता है। इसलिए कहते हैं कि ओहो मेरे तो यही दोष बताए गए और मेरा जीवन नरक बन चुका है, मैं तो बिल्कुल खत्म हो चुका हूं, मेरा भाग्य खराब हो गया। तो ये शब्दावली हम तब यूज करते हैं क्योंकि हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है उस चीज को पाना, उस जीवन को जीना उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ या उस ऊर्जाओं के कॉन्फ्लिक्ट से। अब कोई मनुष्य बहुत सेंसिटिव हो जाता है, कोई इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है, बाकी लोग सेंसिटिव नहीं, तो हम कहते हैं देखिए वो तो मोटी चमड़ी वाला, उसको फर्क नहीं पड़ता, इसको बहुत फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम तो है दोनों जने, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे कि 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, सब सेम है, 2 टांगे, 2 हाथ, बुद्धि के जो नर्वस सिस्टम, सब चीजें सेम है, फिर उनमें फर्क क्यों है? क्योंकि उसका चंद्र कुछ और में है, उसका चंद्र कहीं है, जो हमारी भावनाओं को स्वामी है। हम कहते हैं उसको आत्मसम्मान में फर्क नहीं पड़ता, इसको बहुत फर्क पड़ रहा है, तो हम उसके लगन पे चले जाएंगे, सूर्य पे चले जाएंगे, तो उसके कारण उसका आत्मसम्मान ठेस जल्दी पहुंचती, किसको नहीं पहुंचती। और उस पीड़ा में आदमी कितने अपने जीवन के अंदर स्टेप्स लेता है। कभी कभी लोग तो अपने जीवन खत्म कर देते हैं कि अरे मैं तो सब कुछ खत्म हो गया मेरा, अब अपना जीवन खत्म कर दो, जीवन चाहिए। तो ये बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है हमें जानना कि ऊर्जाएं क्या है यथार्थ में, एग्जैक्टली, परफेक्टली, क्लैरिटी के साथ। अगर हम जान लेंगे इन चीजों को तो हम उन चीजों को बैलेंस करने में हमारे को आसानी हो जाएगी। सही सी बात है। अगर हम नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली हम पता नहीं अंधेरे में कहीं हाथ चला रहे हैं अपने, और उनके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में कि हम करते रहते हैं। हम आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है इस चर्चा का यही है कि हम यथार्थ में जाने, एग्जैक्टली जाने, रियलिटी में जाने, तो अच्छी बात है। तो हम उन चीज़ों को साध कर पाएंगे, उनको सीधा कर पाएंगे, उनको बैलेंस कर पाएंगे, इकोसिस्टम में ले पाएंगे। अगर इकोसिस्टम में लाते हैं, आपके मन आज खुश है, चेतना चित्त में प्रसन्नता है, तो क्या बात है,
यही है स्वर्ग है आपका। सवाल ये है कि क्या किस्मत होती है? देखिए, किस्मत किसको कहते हैं, द वर्ड शब्द अगर हम समझने की कोशिश करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके मन में क्या आता है कि किस्मत का मतलब क्या होता है? जब हार्डवर्क जो है वो अपॉर्चुनिटी मीट करता है। एग्जैक्टली, आपने देखिए, आप जानते हैं, आप विद्वान हैं, सच में आप विद्वान हैं। देखिए, जो अपॉर्चुनिटी अपने वर्ड का, इसी को हम भाग्य कह रहे हैं, ठीक है। हम भाग्य को फेट, लक कुछ भी कहना शुरू कर दें, लेकिन हमें समझ नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है, कौन सी चिड़िया है, क्या ये है, कोई कोरियर कंपनी है जो लिखी दिया जो वो मेरा मिस आउट हो गया मेरा भाग्य में। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज को कहते हैं, मौका को कहते हैं। हम कहते हैं कि बहुत अच्छा गायक है, उसको मौका नहीं मिला, उसका भाग्य खराब है। उसका भाग्य खराब नहीं, उसको मौका नहीं मिल रहा है। दैट्स ऑल द पॉइंट इज। और वो आपके कर्म अनुसार आपकी जिंदगी में आपको मौके नहीं मिलेंगे या मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर नहीं मिल रहे हैं तो भाग्य खराब हो गया, अगर मौका मिल रहा है तो भाग्य अच्छा हो गया। तो भाग्य नहीं होता, मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन हमारे शास्त्र में एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है। अब हम थोड़ा सा अध्यात्म की बात कर लें। कृष्ण जी कहते हैं इस बात को, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज को जीवन में अपनाया और किया। उसने कहा अपॉर्चुनिटीज जो है, मौका जो है, जिसको हम भाग्य की दृष्टि में कह रहे हैं, कहता वो किसी इंसान के लिए स्पेशल नहीं होता है, सबके लिए है। सूर्य सबके लिए चमक रहा है, आम सबके लिए मीठा है। ये नहीं कहेंगे कि अब आप ऐसे हैं तो आपको आम मीठा नहीं लगेगा, आपके जुबान का टेस्ट चेंज कर देंगे भगवान, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये होता है कि हमारे सामर्थ्य, हमारी एबिलिटीज, तो कहते हैं कि अगर आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ा दें, अपनी गुणवत्ता को बढ़ा दें, बस यही बात थी कृष्ण जी कह रहे हैं, वो गुणवत्ता के पीछे जाइए आप। और गुणवत्ता बनेगी कैसे आपको, अगर आप जानेंगे कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या है। अगर आपके पास एक प्रोग्राम दिया गया है, आपको मशीन दी गई है, भगवान ने ये यंत्र बुद्धि जो दी है आपको, जिसकी अपार अपार क्षमताएं हैं, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, आपके पास उसका मैनुअल नहीं है, आपके पास उसको क्या कहते हैं, मैनुअल बुकलेट जैसे हम कुछ, तो आपको मिस आउट कर देंगे की चीज़। अगर आप मैनुअल ले लेंगे उसका, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कह रहे हैं, और हमने उसके लिए एक प्रोग्राम कह लीजिए अब तो अच्छी बात रहेगी, या योगा सिस्टम कह लीजिए, उसको श्री योग कहते हैं, आप श्री योग कीजिए। आप ज्योतिष को यथार्थ में जानिए, ज्योतिष को उस एस्ट्रोलॉजी के रूप में मत देखिए जो तारों के ज्ञान तक सीमित है। तारों के ज्ञान की बात नहीं है, वो एक छोटा सा अंश है, उसका छोटा सा पार्ट है, वो पूरा जीवन नहीं है। आप अनुमान पे, प्रेडिक्शन पे ज़्यादा मत जाइए। अनुमान से आप खाना वाना बना सकते हैं, छोटे मोटे काम कर सकते हैं। अनुमान से आप शायद बहुत ही बेसिक काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप जीवन के अंदर मेन काम करने लगते हैं तो वो आपसे नहीं होंगे। अनुमान से आप गाड़ी अपनी तो नहीं चला पाएंगे, ठीक है ना उस गाड़ी में बैठ पाएंगे आप अनुमान से। तो प्रेडिक्शन ये छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा ना जाएं। आपके पास बहुत बड़ा सामर्थ्य भगवान ने दिया है, प्रभु ने, सृष्टि ने दिया है। तो सामर्थ्य अगर मान लीजिए किसी ने बढ़ाना हो, तो बुक हमारे पास मान लीजिए गीता भी है, हाँ, और दूसरी तरफ अगर मैं मॉडर्न फिलोसफी की तरफ जाऊँ या फिर वेस्टर्न की तरफ जाऊँ, तो वहाँ पे थिंक एंड्रोलिज टाइप लोग भी हैं जिन्होंने बहुत काम किया। लेकिन हमारे पास भी अपने भी ग्रंथ हैं। तो हम जब देखते हैं कि किसको पढ़े, पढ़ें फिर समझना, वो एक दिक्कत का हिस्सा रहता है। वो कैसे हो सकता है कि कोई अपने आप को बुद्धि स्तर में बढ़ाना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो, तो वो कैसे उस चीज़ को, गीता को समझना हो या फिर उसको फॉलो, वेस्टर्न को फॉलो करे? देखिए, हर चीज़ के लिए समय लगता है। हम ये कहेंगे कि आज एक सब चीज़ हो जाए तो मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए हमने श्री योग बनाया है। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि डेफिनेटली मैंने अपने पर्सनल जीवन में अनुभव किए चीज़ें कि हम कोई चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें, हम ये पढ़ें, हम उस संस्था में जाएं, वो योग करें, हम ये एक्सरसाइज करें, हम क्या करें नहीं मालूम पड़ता है। तो मैंने अपने जीवन में भी ऐसे देखा है, ऐसा होता है। प्रैक्टिकल बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली क्या पढ़ें क्या ना करें हम। अब कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, डेन कार्नेगी जिनकी आप बात कर रहे थे, या आप नेपोलियन हिल के जो भी मोटिवेटर्स हैं, उनके पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, जो भी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको लगता है। लेकिन मैं हमेशा अगर आपसे पर्सनल अपना अनुभव शेयर करूंगा, अपनी पर्सनल जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिसके थ्रू मैं जो भी समझ पाया हूँ जीवन को, वो ये है कि मैंने अपने क्वेश्चन जो थे जीवन के, उनको ढूंढने की कोशिश की, ना कि किताबों को ढूंढने। मैंने वो प्रश्न ढूंढने की कोशिश की। अगर मुझे वेद में इंडिकेट हुई तो मैंने वेद पढ़ लिए, ये पूरे वेद एज ए टेक्स्ट बुक नहीं, उन बातों को जो मेरे लिए रेलेवेंट थी, जिन बातों को मैं जानना चाहता था, जिस बात से मेरा मन की शंका थी, मन की कॉम्प्लिकेशंस थी, मेरी मेंटल कॉम्प्लिकेशंस थी। तो इफ आई वांटेड, हाँ, मैंने सवालों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, हाँ जी,
हाँ जी। तो आप बुक पे मत ध्यान दीजिए, अपने प्रश्न ध्यान दीजिए। आपको गीता से मिलता है, आपको अगर बुद्ध जी की किताब लिखी है छंदोग्य सुरंगम सूत्र, उसमें मिलता है, अगर आपको बाइबल में मिलता है, अगर आपको पंजाबी की जो उनकी गुरबाणी है उसमें मिलता है, आप प्रश्न के आंसर कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको। आप चर्चा कीजिए, और मैं आपको सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप एक बार प्रयोग कीजिए। उसमें आपको आपके जीवन, उसका उद्देश्य यही है कि आपको आपसे मिलाना, आपको स्वयं दर्शन करना, और वहीं पे आपके ईश्वर हैं, आपके अंदर वही अंश है जो उसका है, सोहम है, सेम है। तो अगर आप जानना चाहेंगे इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और अभी मैं वही चीज़ जान रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं या अभी आधा जीवन हो गया है और आधा अच्छे से काटना चाहते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि मेरा मिशन क्या था, मेरा विजन क्या है, और एक धर्म का कार्य मैं करूँ। तो क्या वो ज्योतिष से जुड़ के या ज्योतिष उनको बता सकता है कि आपके लिए ये काम था, या आपका ये पैशन है या प्रोफेशन आप पे बन सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ज्योतिष को वही है, आप ज्योतिष को अगर आप प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे तो ज्योतिष आपके जैसे आपकी एक्सरे लेते हैं हमारी हड्डियों को जानने के लिए, या आप अल्ट्रासाउंड करते हैं हमारे भीतर चीज़ों को देखने के लिए, वो उसी तरह ज्योतिषिक मत और कुछ नहीं है, आपके भीतर का एक एक्सरे है, आपका भीतर का एक ब्लूप्रिंट है जो आपको आपके बारे में बता रहा है, आप हो क्या और कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे हैं। अगर आपके जोश या आपके इंटेलेक्ट में या आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में ये कहाँ पे कौन सी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप उसको कैसे करेंगे। आप साधना नहीं कर पा रहे, सिद्ध पुरुष कैसे बनेंगे। तो चार्ट्स होते हैं, जैसे D20 चार्ट होता है सिद्धमशा चार्ट, और D24 चार्ट होता है उससे एक D20 होता है विमर्शा चार्ट और D24 होता है सिद्धमशा। तो आप कौन सी ऐसी विपासना, कौन सी ऐसी चीज करें कि आप सिद्ध बन जाएं, तो आपकी चार्ट में दिखेगा कि आपकी ऊर्जाएं कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में है, कौन सी ऊर्जा ठीक नहीं है, आपको किसको बढ़ाना है, किसको कम करना है। एक चीज साथ में लगी आपके कर्म अनुसार, कुछ चीजें आप जीवन में ट्रेड की तरह, व्यापार की तरह आए हैं जीवन में, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ चीज़ों का आपने भोग करना है और कुछ चीज़ों का भुगतान करना है, आपने सेवा देनी है, किसी को अपना इमोशन जज्बात देने हैं, या धन की बात आएगी तो धन देना है, जो ऋण है आपके, तो वो आपके कर्म अनुसार भी लगे हुए हैं। उसके कारण भी आपको आपके जीवन की जो सीमाएं हैं, आपके जीवन के जो रास्ते हैं वो तय होते हैं, वो भी आपको जानना है। लेकिन वो सब कुछ नहीं है, वो 1/3 हिस्सा है आपका, और एक हिस्सा आपके पास बहुत बड़ा पड़ा है जो आपकी स्वेच्छा से लगा है, जो आपकी स्वतंत्र स्वेच्छा से लगा हुआ है। वो स्वतंत्र स्वेच्छा में आप कुछ भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, और अपने जो आपका जो पहला 1/3 हिस्सा है जिसके अंदर आपके क्या कहते हैं भोग और भुगतान लगे हुए हैं, जो आपके फिक्स्ड स्टैटिक्स चीज़ें लगी हुई हैं, उनको भी आप अपने जीवन में भली भांति या अच्छे रूप में, सुखेत्री रूप में, सुखदायक रूप में आप उसको निभा भी पाएंगे, क्योंकि आपको देना है तो देना है, या किसी से कुछ लेना है तो लेना है आपने। तो वो स्टैटिक जो चीजें लगी हैं आपके कर्म अनुसार, वो भी आप बैलेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। और प्रोफेशन को क्या हम जान सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, प्रोफेशन को जान सकते हैं, आप अपने एग्जिस्टेंस के मायनों को जान सकते हैं कि आप हो क्यों यहाँ पे, आप करने क्या आए हो और क्या करना चाहिए आपको, और आपका जो प्रोफेशन, जो कार्य होना चाहिए, जो आप काम करना चाहते हैं, वो सुचारू रूप से व्यवस्थित कहेंगे, उसको कहेंगे द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे यू कैन लीड योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो आपको जरूर ज्योतिष को आप धर्म से ना जोड़ें। ज्योतिष को एक विज्ञान है, एक साइंस है, जिससे आप अपने से अवगत होते हैं। यू नो योर सेल्फ, बेसिकली जस्ट अ सिस्टम, थ्रू दैट सिस्टम यू कम टू नो हु आई एम। It's not only the name you've given to you by your father, और आप किसी कार्य से जाने जाते हैं कि आप वो कार्य करते हैं या वो पिता के पुत्र हैं, ये वो आपकी एक पहचान जो है वो नहीं, आप यथार्थ में क्या है, एग्जैक्टली क्या है, एक्चुअली क्या है। तो एक शब्द है यथार्थ में आइए आप, वो ज्योतिष में आप समझेंगे और वो पाएंगे उस ज्योतिष में। और उसको हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया है श्री योग के अंदर, ताकि आपको इतना ज्यादा बाहर देखने की जरूरत ना पड़े चेष्टा। तो आपको डिप्रेशन की बात, एंजाइटी की बात, स्ट्रेस की बात, क्या ये चीजें हम ठीक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, हमारे ग्रह नक्षत्र कुछ ऊपर नीचे हो या आगे पीछे हो, तो क्या वो दौर होता है डिप्रेशन कि हमारा कोई ग्रह खराब है, या इन्वायरमेंट वैसा होता है? जिसे आपने एक शब्द कहा ग्रह खराब है, देखिए उससे थोड़ा शब्दावली से हम इसमें चले जाएंगे कि क्या मेरे अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड ऑफ मी, उसको हम देखें। वो हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा बाहर आ जाए, ज्योतिष में जाएं कि असल में ऊर्जाओं का जो चार्ट बनता है उसको हम कहेंगे ऊर्जाओं का चार्ट।
चार्ट ऑफ एनर्जी सर्कल। उस चार्ट ऑफ एनर्जी में डेफिनेटली आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो परसेप्शन है, जिस तरह से आप दुनिया को देख रहे हैं, वो भिन्न है हर एक से। हमारा ये 1 इंच का अंगूठे का होता है ना, वो भिन्न है सबसे। अगर आज दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, उनका सबका अलग है। और हमारे से जो पहले पैदा होते उनका भी अलग था, जो आने वाले वो। तो ये सृष्टि का जो क्रिएटर है वो बहुत क्रिएटिव है, उसने 1 इंच भिन्न बनाया सबका। बुद्धि, विवेक, सोचना, परसेप्शन, दृष्टिकोण सब भिन्न है, इसीलिए सुंदर है। अगर वो सेम होता तो बोरिंग हो जाता शायद, ये बहुत ही अजीब सा लगता है। जैसे हम बोलेंगे कि पूरी सृष्टि ग्रीन कलर की होती है, आप ब्लू, हरे रंग की, नीले रंग की होती तो अच्छा नहीं होता लगता हमें देखने में। anyway, तो ये है कि वो आपका जो दृष्टिकोण क्यों है ऐसा, आप सेंसिटिव क्यों हैं इतने, वो आपके हम चार्ट में देख पाएंगे। अगर हम चार्ट बनाएंगे, अगर समय होगा तो आप फिर बैठिए हमारे साथ, हम चार्ट बनाएंगे और हम एक चर्चा ले लेंगे इसके ऊपर, एक विषय, तो हम समझाएंगे कि जीवन में, किसी मनुष्य के जीवन में ऐसा क्यों होता है, डिप्रेशन क्यों हो रही है। ऑफ कोर्स वो फर्क पड़ जाए। डेफिनेटली। देखिए, ऊर्जा से घिरे पड़े हैं हम। उन ऊर्जाओं में डायरेक्शंस हैं, स्थान है, नंबर्स हैं, रंग हैं। आज लोग करते हैं ना कलर थेरेपी, फिर सुगंध अरोमा थेरेपी, साउंड थेरेपी। ये थेरेपीज का मतलब ये होता है कि ऊर्जाओं को हम खाली इकोसिस्टम में ला रहे हैं, एक बैलेंस में ला रहे हैं। हम चेष्टा करेंगे कि इस चीज़ के हम एक इकोसिस्टम कुछ प्रोग्रामिंग करके हम स्थान भी बनाए, आश्रम टाइप जिसको इको विलेज कहते हैं हम, कि वो हम कैसे करें। स्थान इंपॉर्टेंट है, रंग इंपॉर्टेंट है, सुगंध इंपॉर्टेंट है, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों का ज्ञान को ही ज्योतिषा कहते हैं। ज्योतिष खाली वो चार जो हम चार्ट बनाते हैं, वही कुंडली जो बनाते हैं वही नहीं है। ऊर्जाओं का ज्ञान, आपको नंबर भी ऊर्जा है, रंग भी ऊर्जा है, सुगंध भी ऊर्जा है, स्थान भी ऊर्जा है। जो डायरेक्शंस हैं, जिस दिशा में आप हैं, जिस दिशा में आप नहीं हैं। अगर हम आज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण में बैठे हैं, उसका एक प्रभाव है। आप अगर नृत्य कोण में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, उसका एक प्रभाव है। छोटी सी बात आपको मैं शेयर कर दूं कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं क्रिएटिव, अगर आप उल्टी दिशा में कर रहे हैं तो आपको फलित इतना होगा नहीं। प्रैक्टिकली देख लीजिए आप करके कोशिश कीजिए आप, और वही चीज आप उसी स्थान में करने की कोशिश करें जिस स्थान में उस ऊर्जा का ज्यादा प्रभाव है, राइट। तो आपको ज्यादा फल मिलेंगे। आप पेड़ को लगा के देखिए, छोटी छोटी अपने जीवन में, जैसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। जैसे कि बच्चे पढ़ने बैठे तो वो कौन सी दिशा होती है? देखिए ऐसे, हाँ, गुड क्वेश्चन। नाचना है, क्रिएटिव वर्क करना है, कोई स्टूडियो अंदर बैठना है, तो वो कौन सी जगह होती है? ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट, ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट। देखिए, और नॉर्थ ईस्ट क्यों है? आपको मालूम है कि हमारी जो धरती है उसकी एक नॉर्थ एंड साउथ इमेजिनरी है, वो ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, फिर अंदर से जाके उसका सर्कल चल रहा है, ऐसा नॉर्थ टू साउथ सर्कल चल रहा है उसका। और सूर्य जो है पूर्व में है, तो वो उस तरफ में थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक करता क्या है बेसिकली काम? चुंबक क्या करता है कि जो चीजें चाहिए वो खींच लेता है, जो चीजें नहीं चाहिए वो नहीं लेता है ना। तो जो सही चीज है उसको खींच लेता है चुंबक, कि एक अपनी गुणवत्ता है उसकी गुण की। ये हमारे ऋषियों ने देख लिया है, अद्भुत ज्ञान उनके पास। तो व्हाट हैपेंस इन द नॉर्थ ईस्ट, या उस दिशा में हो क्या रहा है कि वहां पे वो चुंबक की जो ऊर्जा है थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि वो नॉर्थ से निकल रही थी और सूर्य की गर्मी से उस तरफ में थोड़ी सी अट्रैक्ट होकर और वो खिल गई, और जैसे हम कहते हैं हीट से कोई चीज बढ़ जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, उस दिशा में वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी एक्सपैंडेड और एनर्जाइज है। आप उसमें कोई भी चीज़ करेंगे, आपके न्यूरॉन्स पे वो इफेक्ट पड़ेगा, आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो अंदर की जो भी सिस्टम जो ऊर्जाएं चल रही हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगी इसके ऊपर, तो कहाँ कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो उसका इफेक्ट होता है। तो आपको थोड़ी सी दिशाओं का क्या क्या रहता है? अच्छा, बेसिक्स आपने जानना आज की डेट में। देखिए, तो ऐसा होता है कि जो पश्चिम दिशा, जहाँ पे अस्त हो रहा है, जहाँ पे चीजें मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे अंदर जा रही है, धरती के अंदर घुस भीतर जा रही है, यहाँ से उठ रही थी, जब वो भीतर जा रही होती हैं तो उसका मतलब है कि वो थकी होंगी, कुछ ना कुछ बोझ लेके आई हुई होंगी। वहाँ पे शयन कीजिए, आराम कीजिए, सोइए। अगर हम साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो ऐसे काम आप उस दिशा में आप कर सकते हैं, जिसमें सोने के काम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट क्रिया के काम कर सकते हैं। जब हम चाहते हैं कि घर की शांति कहाँ मिलेगी, तो क्या ना वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, आपको वहाँ पे बैठ के अपना बैठक बनानी चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए उस दिशा के अंदर। रंगों की थोड़ी सी बात कर लें, अगर छोटी छोटी बात होती है रंगों की, तो देखिए क्या होता है कि जो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों सूर्य की किरणों के से प्रभाव होगा उसका, लेकिन नॉर्थ से हमें निकल रहा है और साउथ में जा रहा है, तो साउथ में उसी समय निकल के एक डेंस चीज आ रही है, वहाँ पे हम भोजन बनाए अपना,
वहां पे लाल रंग रखें अपना, तो वहां पे जो डेंसिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, फ्लेम जो आप क्रिएट कर रहे हैं, उस फ्लेम के अंदर भी वो ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा आ जाएगा। आप खाना बना रहे हैं तो अच्छा सा पकेगा, तो साइंटिफिक है, आपका खाना अच्छा पकना चाहिए। हम बोलते हैं बिरयानी बनती है 3 दिन लगते हैं, तो अच्छी बात है कि आप 3 दिन वाली अच्छी पकी हुई बिरयानी खाएं। उसी तरह से यहाँ पे जो खाना बनाएंगे थोड़ा और अच्छा सा बन जाएगा। तो साउथ ईस्ट जो है, सॉरी हाँ साउथ ईस्ट जो है, वहाँ खाना बनाएं, गर्म चीज़, रेड कलर ऐसे यूज़ करें आप, उन चीज़ों का ज़्यादा अच्छा आपका प्रभाव रहेगा। नॉर्थ में हो गया कि थोड़ा, अब आप वैसे भी बात करेंगे नॉर्थ की तरफ, थोड़ा सा कूल डाउन हो गया, इतना ज़्यादा ही नहीं, लेकिन वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, उसकी किरणें ज़्यादा प्रभाव है। तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी जो पूजा करनी है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करनी है, या अगर आपका ऑफिस का टेबल रखना है, आपने अपना जो चेयर है, जो कुर्सी है, जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका प्रोफेशनल काम हो रहा है, उस दिशा में रखेंगे, उस जगह में बैठेंगे, तो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा आपके लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। जो घर का सेंटर होता है वो हमेशा थोड़ा शांत सा रहना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा जो है आपकी केंद्रित, अगर कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है तो वो भी वहीं पे इकट्ठी होगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप स्पेसेस रखें, खुला रखें उसको, उसमें हैवी चीज़ नहीं आए। आपके अगर आपके पास भारी चीज़ें हैं, फर्नीचर्स हैं, तो सेंटर ऑफ द हाउस अवॉइड करें आप उसको। हैवी चीज़ जो है आपके वेस्ट में ले जाएं, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन राहु की कहते हैं, वैसे तो राहु की अगर हम समझेंगे थोड़ा टेक्निकली और डीप चले जाएंगे, लेकिन ये कह लेंगे कि उस जगह में, स्थान में असल में सब चीज़ें हैवी ही हो रही हैं, तो लेट्स कीप देयर। और जो लाइटर चीज़ें रखें, जो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, सेंटर है, ये हमेशा आपका लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। आपका जो पूर्व दिशा है, उस दिशा में आपके जो रंग हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे आपको प्लीजिंग होता है। हरा रंग होता है, या आपके पीले रंग की जो शेड्स होती हैं वो अच्छी लगती हैं। आपका जो कूलिंग इफेक्ट है आपका उत्तर दिशा का, नॉर्थ का, वहाँ पर नीला रंग हो या नीले की शेड्स हो आपके। और वेस्ट में आप कोई भी रंग यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन, डार्क कलर, हैवी कलर्स। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको जो वास्तु की हम बात करें, डायरेक्शन की बात करें, उन ऊर्जाओं के प्रभाव की बात कर रहे हैं, एक दो लाइनों में आज आपसे बात करनी थी, तो डीपर हम बात कर सकते हैं, आप चर्चा लें इस बात के ऊपर भी अच्छी बात है जानना। कुछ लोग होते हैं कि जो लोग रंगों के साथ खेलते हैं, मतलब रंगों के साथ खेलते हैं, मतलब डे वाइज, जैसे मंडे का अलग कलर होगा, ट्यूसडे का अलग होगा, तो ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए ऐसा होता है कि ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसीलिए वो नाम उन दिनों के रखे गए थे। हम सोम कहते हैं चंद्र को, इसलिए सोमवार है। तो एतवार या रविवार, रवि सूर्य का होता है, असल में पहला दिन सोम नहीं होता है, पहला दिन रविवार होता है। हफ्ते का पहला दिन होता है, हम ये जान लें आज दर्शकों को, बताइए आप जानिए कि पहला दिन सोमवार नहीं होता है, पहला दिन रविवार होता है। वीकेंड होता है शनिवार, जिस दिन जो हमारा हफ्ता है वो ख़त्म होता है, पहला दिन रविवार होता है, रविवार। हाँ, तो इन रंगों का क्या है कि इस दिन हमारे ऋषियों ने ये देखा, और साइंटिफिकली आज प्रूव्ड है बात की, पूरी दुनिया भी यही फॉलो कर रही है। 7 दिन का, उन्होंने कोई 8 दिन का हफ्ता नहीं बनाया, या 10 दिन का नहीं बनाया, या 6 दिन का नहीं बनाया, वो 7 दिन का ही है। तो उन्होंने यही देखा था कि इस दिन उन ऊर्जाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है, रविवार के दिन सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो हम ऐसे कार्य करें, ऐसे रंग रखें जो उससे रिलेटेड है, तो अच्छी बात होगी। अगर ना भी करें तो प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। अब कई हैं जो समाज हैं, जो सृष्टि हैं, अगर हम लेंगे अमेरिका है या चाइनीज़ हैं, वो शायद ना फॉलो करें उन चीज़ों को, हम फॉलो कर रहे हैं, तो उनको कोई ये नहीं कोई गलत असर पड़ रहा है, उनको कोई गलत नहीं। लेकिन हमारे जो थे ऋषि जो थे, उन्होंने थोड़ा सा रिफाइंड थिंकिंग कह सकते हैं उसको, कि दे वांट टू लिव अ लाइफ इन अ वेरी रिफाइंड वे, यू नो, कि हम उसको वैसे ही करें जैसा है सृष्टि के अंदर, तो वी आर बैलेंस्ड, यू नो। बट हाँ, ट्यून्ड अप है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। जिसको हम धर्म के साथ जोड़ रहे हैं वो ना करें हम, कि मंगलवार के दिन मैंने ये कर दिया, ओहो अब गड़बड़ होने वाली है मेरे साथ, शनिवार को मैंने कर दिया, तो ऐसा ना करें अपनी। हाँ, अगर किसी के जीवन में जीवन थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कुंडलिक बेस के ऊपर। लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं, चर्चा हमारी जनरल हो रही है, स्पेसिफिक नहीं है। तो मैं कहने का मतलब ये था कि उन रंगों का प्रभाव होता है दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे वो दिन है जैसे रखे गए हैं, लेकिन उनका हमें अपने जीवन के अंदर इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं, मानसिक बोझ लेके ना चलें उन बातों को। हाँ, लेकिन अच्छी बात है जाने कि अगर आप एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, एक रिफाइंड क्लैरिटी के साथ जीना चाहते हैं, तो और हायर थिंकिंग में जीना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को उस ढंग से लें सुचारू रूप से। पर ये नहीं कहते हैं कि आज की डेट में हो क्या रहा है। असल में सर आपको मैं बताऊंगा ये बात, कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इन बातों पे, कि मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार को ये करो, फलाने दिन करो। आप ये नहीं देख रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ,
उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी चेतना क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा मस्तिष्क कहाँ है, मेरी बुद्धि कहाँ है, मेरा इंटेलेक्ट कहाँ है, मेरा ज्ञान क्या है, मेरी नॉलेज क्या है। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि वो ज़रूरी हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैं उस पर चाहता हूँ कि हम 24 घंटे होते हैं, जितना जीवन हम जी रहे हैं, जितना समय हमारे पास होता है, हम बहुत ज़्यादा समय कहीं और लगा रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट सार ने उसको रख के, वो इतना ज़रूरी नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है मेरा। ज़रूरी है to be more refined, to be more clear, to be more better. But I think we're missing out the point. The point is कि you are more important. अब आप देखेंगे कि अगर हम छोटा सा उदाहरण ले लें असराज, उदाहरण ले लें, आप देखिए, चर्चा क्या हम कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं कि जो विदेश में लोग रहते हैं, अमेरिका में लोग रहते हैं, वो आज की डेट में बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, प्रॉस्परस हैं। अगर हम कहेंगे कि उनके पास लक्ष्मी, तो बहुत अच्छी कृपा है उन लक्ष्मी जी की उनके ऊपर। अगर हम कहेंगे विद्या सरस्वती हैं, तो वो उनके पास बहुत अच्छी कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ें ईजाद वही कर रहे हैं। अगर आज हम देखते हैं कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, कार है, किसने इन्वेंट की, किसने डिस्कवर की, किसने निकाली? ये उन लोगों ने निकाली। तो उनके पास ज़हीन तो ज़्यादा है, कृपा सरस्वती माँ की ज़्यादा है, बृहस्पति गुरु जी उनके पास ज़्यादा है, बुध ज़्यादा है। लेकिन उनके जो जीवन शैली, जो जिसे जीवन उनका जो चलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि द लाइफ स्टाइल जो है उनके, वो बहुत ही वैदिक नहीं है, वो सिस्टमैटिक नहीं है। वो शनिवार के दिन एंटरटेन करते हैं अपने आप को, कहते हैं हम वीकेंड आ गया तो हम एंजॉय करेंगे। वो क्लब में जाते हैं, पार्टी करते हैं, और डेफिनेटली वहाँ पे जूसेस और दूध नहीं पीते हैं वो लोग। और हम कहते हैं हिंदुस्तान में कि शनिवार के दिन अगर आपने ये किया, मदिरा पान किया, आपने नॉनवेज खाया, तो शनि जी का डंडा पड़ेगा आपको। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ, या आपको, आपके दर्शकों तक जाना चाहता हूँ कि इस पर विचार कीजिए कि क्या ये जो धरती है गोल, वो कहीं से इंसुलेटेड है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि शनि जी की दृष्टि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि वो इंसुलेटेड नहीं है, वो सेम एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, सेम वातावरण में जी रहे हैं। उनके ऊपर डंडा क्यों नहीं पड़ रहा है शनि जी का? तो ऐसा है कि इसको, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ना लीजिए अपने जीवन में कि शनिवार के दिन मैंने ये कर दिया, मंगलवार के दिन कर दिया, कौन सा रंग लूँ, कौन सा रंग लूँ। पर मैं कहता हूँ कि इसको जानना बहुत जरूरी है कि आप स्वयं क्या हैं। आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। वही कि एक व्यक्ति को, हाँ जी, अपने बारे में क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। पहले बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, पहली बात, जिसे हम कहते हैं हमारी सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी एक रियलाइजेशन होती है। आई रियलाइज समथिंग अबाउट मी, मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि मैं ये हूँ। एक आइडिया सा आता है, एक मत से बनता है, तो लगता है यार मैं ऐसा हूँ। हम आपस चर्चा करते हैं अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ यार, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है। मैं कहता हूँ वहाँ से शुरुआत कीजिए, उसको क्लैरिटी में लगे कि हो क्या तुम स्वयं। तो ज्योतिष इसमें बहुत मदद करती है आपकी, क्योंकि आपके अंदर पता लगता है सूर्य कहाँ है, लग्नेश कहाँ है, लगन कहाँ पे बैठा हुआ है। तो उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, असल में मैं ये हूँ। हाँ, फिर आपको लगेगा हाँ डेफिनेटली ये तो सही बात है, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। और कभी कभी हम भ्रम में होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि मैं ये कर लूंगा, तो कहते नहीं है मैं ये तो हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ आपको कि बचपन में मैं ना मिलिट्री की ड्रेस पहन लेता था। माता पिता बोलते थे कौन से कपड़े पहने, तो मैं ना मिलिट्री की कपड़े पहनूंगा मैं। तो मैं स्टार वाले के कैप्टन की तरह वॉक करता था, इमेजिन करता था कि मैं एक आर्मी कैप्टन हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे एक मिलिट्री स्कूल में डाल दिया। आप यकीन माने कि ना माने कि जब मैं उसमें से पास आउट हुआ तो मुझे लग रहा था कि मैं एक वर्स्ट सोल्जर बनूंगा मेरे से, क्योंकि मैं किसी को गोली नहीं मार सकता हूँ। मैं वो चढ़ना है जोश के, वो मेरे में था नहीं, वो गुण नहीं थे मेरे अंदर। तो मैं भ्रम में जी रहा था, मेरे पिताजी भ्रम में जी रहे थे, मेरा समाज भ्रम में जी रहा था। हमने शायद किसी ज्योतिष से बात नहीं की थी उस समय, छोटे थे हम, और हमने ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। जीवन का बड़ा हिस्सा हमने दिया उस चीज़ को कि हमने आर्मी में जाना है या हमने सेना में जाना है। हम उसके योग्य नहीं थे समय। तो हम इस चीज़ को अगर पहले जान लेते तो अच्छा था। वही हम बात कर रहे हैं कि इसका क्या आप अपने बारे में जान के कितना आपको लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा अगर वो जान लेंगे। तो आपकी जो कोर नेचर है, उसको कहेंगे जो आपकी भीतर की जो कोर नेचर है, द एक्चुअल यू, वो आपको जानने में बहुत मदद मिलेगी इस अद्भुत ज्ञान से, जिसको हम ज्योतिष कहते हैं। इट्स ए वंडरफुल नॉलेज, अद्भुत अमेजिंग नॉलेज, जो आपको डेफिनेटली गारंटेड आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देगी आपको स्वयं को जानने के लिए। उसका इस्तेमाल इसलिए कीजिए, इसका इस्तेमाल इसलिए ना कीजिए, मैं परहेज कर रहा हूँ इस चीज़ को, या उसको उस मात्रा में रखिए 2% 5% की मात्रा में। जब हम भविष्य फल की बात करते हैं, राशि फल, भविष्य फल, ये फल, उसमें ना जाए। हाँ, उनको लेना चाहिए, ये नहीं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा को 100% ना करें। मात्रा 90%। स्पेंड योर टाइम
and energy to learn yourself, to know yourself. And if you know yourself, then any स्थिति and परिस्थिति, whatever comes to your life, you can, आप उसको हैंडल कर पाएंगे. Rather than you know कि अच्छा मुझे पता लग गया शनि जी आने वाले, ये होने वाला, तो क्या फायदा उसको जानने का. आपकी टांग में चोट लगी, आप लंगड़ा के चल रहे हैं, पहले उसको तो देखिए. तो चोट लगने से लंगड़ा रहे हैं कि वैसे जीवन में लंगड़ा रहे हैं. अगर आप भ्रमित हैं, आप जिसको कहते हैं भटकना, वो भटक रहे हैं क्या आप, तो उससे क्या आपको फायदा हो जाएगा. राइट. तो मेरा कहने का मतलब कि हमारे पास समय अवधि जीवन की इतनी है, दिन रात का समय, घंटों का इतना हमें मालूम है कितना है, आप क्या क्या कर पाएंगे. तो मैं कहता हूं कि आप अगर आप इफेक्टिवली, हम उसको अगर हम शब्द कहेंगे तो उसको कहेंगे कि उपयोगित, जितना आप उपयोगिक बनाएंगे, उसको यूजफुल बनाएंगे अपने टाइम को, तो उसमें आपने जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना समय, अपनी बुद्धि, आप स्वयं को जानने में लगाइए. थोड़ा थोड़ा ये भी जानिए प्रेडिक्शंस के बारे में, अनुमानित चीजें जो हम बात कर रहे हैं, जानते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी मदद भी मिल जाएगी आपको. लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय जो आपके पास है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं आज सब बातें करते हैं, वैसे मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है बात करनी, कि सब लोग कहते हैं और वो लिखते हैं अपने व्हाट्सएप पे, लिख देंगे, कहेंगे कि जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय जय करते रहते हैं. उनको मैं बोलता हूँ क्या है, हम तो कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, हम तो शिव से बहुत प्यार करते हैं. मेरा एक प्रश्न है उन लोगों के साथ आपके माध्यम, आप कितना घंटा उनका ध्यान करते हैं? आप कितना घंटा उनका कीर्तन कर पाते हैं? तो आधा घंटा नहीं कर पाते हैं. लेकिन हम बोलते हैं खाली कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण इज माई लव, कृष्ण इज माई दिस, कृष्ण इज माई सब कुछ, कृष्ण के जीवन छोड़ दिया मैंने अपना. लेकिन नहीं छोड़ा है हमने कृष्ण के ऊपर जीवन. क्यों? क्योंकि हम 5 मिनट उनके लिए कीर्तन नहीं करते हैं जीवन में नियम पूर्वक. राइट. लेकिन मैं पॉइंट आपको क्या कहने का मतलब यह था यहाँ पे, कि हम वो चीजें जानते नहीं हम क्या कर रहे हैं, है ना. हम स्वयं को नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं. अगर हम ये जान भी लेंगे कि मेरा भविष्यकाल ऐसा होगा, या मेरा भविष्यकाल वैसा होगा, ये प्रेडिक्शन कह रहा है, वो प्रेडिक्शन, उसका इतना लाभ होगा क्या जीवन में आपके? इसका ज़्यादा लाभ हो सकता है क्योंकि आपको बस 24 ही घंटे थे. आपको लगेंगे कि शायद उनको ज़्यादा मिल जाता समय, या मेरे पे इतनी, हमारे सामाजिक दायित्व होते हैं जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं. आप कभी पिता बनते हैं, कभी पति बनते हैं, कभी बाप होते हैं, कभी भाई होते हैं, कभी बहन होते हैं, कभी पत्नी होती हैं, कभी तो हमें उसमें भी समय देना होता है. और हम फिर बाकी समय में खाली वो अनुमानित जीवन जी रहे हैं, प्रेडिक्शंस में जी रहे हैं. नहीं, प्रेडिक्शंस नॉट बैड, गलत नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा हम उसको ले लेते हैं कि दिस इज ऑल, यही सब कुछ है, इसको आधार बना लेते हैं. आधार ना बनाएं, हमारा आपको आग्रह है, अगर आप बनाएं, आधार बनाएं इस बात को कि स्वयं को जानिए, नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने. ज्योतिष आपको अद्भुत ज्ञान है. कौन से सवाल रहने चाहिए खुद से पूछने? हाँ, पहली बात तो ये कि अपनी चार्ट्स आइए दिखाइए, अच्छे ज्योतिष को दिखाइए अपने चार्ट्स, जो अच्छे ज्योतिष हो, मेरे कहने का मतलब जो जानकार हो. या जब व्यक्ति खुद बैठा हो, जर्नलिंग करना हो या कहीं कुछ करना हो, देखिए ये ना हो, तो कुछ सवाल होते हैं कि यार ये कुछ सवाल. हाँ जी. देखिए पहली बात तो ये है ना कि डेफिनेटली हमें कोई ना कोई तो क्या कह सकते हैं माध्यम, या हम कहेंगे कोई ना कोई तो हमें चाहिए जगह, कोई तो चाहिए हमें. अब हम नहीं जानते तो हम कहेंगे मुझे गाड़ी चलानी है, तो मैं कहाँ जाऊँ क्या? डेफिनेटली समबडी हू कैन टीच यू हाउ टू ड्राइव अ कार. तो अगर आपको गाड़ी सीखने के लिए भी तो किसी के पास जाना ही पड़ेगा. तो उस तरह से आपको, मैंने ये देखा है जीवन के अंदर कि भी बहुत सारे और चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे पास, मुझे ये लगता है नहीं है कि मैं ये जानता हूँ आज की डेट में कि दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं बिना ज्योतिष की ज्ञान की जिसमें आपको आपके बारे में परफेक्टली मालूम पड़ सके. देयर आर साइकोलॉजिकल वेज या सिस्टम्स, इसको हम कहते हैं, साइकेट्रिस्ट जो आजकल कर रहे हैं, साइकोएनालिसिस करते हैं आपकी, या और भी तरीके हैं, पर आई डोंट फाइंड देम कंप्लीट. आई हैव नॉट सीन देम कंप्लीट. तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं इस बात को मानता हूँ, मैं जानता हूँ, आई हैव स्टडीड थ्रू ऑल दैट, और मैं जानता हूँ इस बात को कि सिवाय ज्योतिष के और कोई है ही नहीं परिपूरित. देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज सो कंप्लीट. They will tell you something, कुछ बता देंगे आपको, पर सब कुछ नहीं बता पाते. मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब वेस्ट हैं या वो कुछ नहीं है, उनमें कुछ अधूरापन, हाँ उनमें है कुछ, but they are not complete. Absolutely, right? तो वो है. तो अगर आप अपना व्यंजन बना रहे हैं, कुछ डिश बना रहे हैं खाने की, अगर आप बोलेंगे कि वो सब चीज़ें हैं, उनमें कोई चीज़ें कम हो जाएंगी, तो आपकी डिश वो नहीं बनेगी जो आप बनाना चाह रहे हैं, वो स्वाद जीवन में नहीं आएगा, वो शांति जीवन में, वो परिपूरित नहीं होंगे आप. अगर आप रियली वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ कंप्लीट, अगर आप पूर्ण तरह से जीवन जीना चाहते हैं, अगर मैंने अपने जीवन में ये समझा है, देखा है और पाया है कि बिना ज्योतिष के कोई नहीं है. कोई मुझे आते हैं लोग, अज्ञानी कहूँगा उनको मैं, हम ज्योतिष को नहीं मानते. मैंने कहा नमस्कार जी, प्लीज मत मानिए और आप भटकते रहिए, क्योंकि देयर इज नो अदर ग्रंथ, देयर इज नो अदर सिस्टम आई कैन वाउच एनीबॉडी.
प्लीज कम एंड टॉक। आप करिए बात। अगर आज मैं ये बात कह रहा हूं तो किसी बेसिस पे कह रहा हूं आपको, क्योंकि वो है ही नहीं। आप समझते हैं? हाँ, कई लोग अपने जीवन में पीसफुल हैं, बैलेंस्ड हैं, उनको जरूरत नहीं ज्योतिष के पास जाने की। दे नो देमसेल्व्स, वो जानते हैं अपने बारे में, तो बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस देम, प्रभु उनके ऊपर अपनी कृपा रखें, उनको ज्योतिष के पास। लेकिन जीवन के अंदर कभी ना कभी हमारे जीवन में प्रश्न आते हैं, जीवन में अड़चने आती हैं, जीवन में मुश्किलात आती हैं, जीवन में ऐसे ऐसे क्षण आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, और वो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन आवर लाइफ। तो वी नीड टू नो कि व्हाट शुड वी डू। तो उसके लिए ज्योतिष, दैट्स ऑल। अद्भुत ग्रंथ, नमस्कार है उस ऋषि को, उन क्या कह सकते हैं, प्रभु की कृपा को, जो दुनिया में आए और हमें ये ग्रंथ दिया और हमें ये ज्ञान दिया। ये अद्भुत ज्ञान है, इसका लाभ हर एक को उठाना चाहिए। हर दुनिया के अंदर सारे देशों के सारे लोगों को ये विज्ञान है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब कुछ और होता है। ये एक विज्ञान है, एक साइंस है, जैसे साइकोलॉजी एक साइंस है, केमिस्ट्री एक साइंस है, फिजिक्स एक साइंस है, टू फाइंड समथिंग। आप कुछ दर्शकों से कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कृपा करें और एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाएं किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य जी को, और ये उनसे जानिए। ये जानने की चेष्टा ना करें कि मेरा कल कैसा होगा, ये जानने की चेष्टा करें कि मैं क्या हूं, मुझे बताइए। उनसे ये प्रश्न कीजिए कि मैं क्या हूं, ये जानने की चेष्टा कीजिए। अगर आपको कहीं ना मिले, हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, और हम एक सिस्टम भी लेके आ रहे हैं समाज में, और हम करते हैं, उसको श्रीयोग कहते हैं, उसका लाभ उठाइए। और हमारे प्रार्थना है, यह हमारा आग्रह है सबके साथ कि जीवन में एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। सर की सारी डिटेल्स मैं सोशल मीडिया हैंडल्स एंड सर का नंबर मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो सर के साथ आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कुंडली या अपने वास्तु जो भी पूछना हो, आप सर से सवाल जवाब पूछ सकते हैं। बेसिकली सर हिमाचल के नगोटा में रहते हैं, और टेलीफोनिकली सर बता देंगे आप, तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हमने चर्चा की है, ज्योतिष की मायने, ज्योतिष क्या है और ज्योतिष में क्या लाभ हो सकता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट या महत्वपूर्ण एक बिंदु जो हम जाने तो अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। वो ये जानना है कि हमारी जैसे 9 ऊर्जाएं हैं, वो 9 ऊर्जाएं अगर एक साथ एक रिदम में चलें, वो इस तरह से हो जाएंगी, जैसे हम कहते हैं कि एकता में बल और अनेकता में वो बल चला जाता है। तो हमारे जीवन में जो शक्ति है वो कहाँ है? एकता में। अगर हम उन ऊर्जाओं का संचार एक दूसरे के साथ इकट्ठे चलें, एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, कि एक दूसरे के साथ साथी बन के वो ऊर्जाओं को अगर हम लेके चलें, तो वो एकता में बल वाली बात बन जाती है हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो शक्ति पाने के लिए आपको एक बार अपना चार्ट जो है जरूर दिखाना चाहिए अच्छे ज्योतिषाचार्य जी के पास, जो ये बता पाए कि आपकी ऊर्जाएं किस तरह से प्रवाह कर रही हैं आपके जीवन के अंदर, उनका फ्लो कैसा है, उनका भाव कैसा है। और वो अगर डिस्टर्ब्ड हैं या भिन्न भिन्न दिशा में जा रही हैं, किसी और दिशा में जा रही हैं, कौन सी ऊर्जाएं हैं, क्या हम कैसे उसको हमने इकट्ठे एक स्थान पे लेके आना है और उसको एकता में लेके आना है, ये बात हमने कहनी थी। और यही बात करने के लिए हमने ये थोड़ा और 2 मिनट लिए, 2 समय लिया। धन्यवाद।